बगदाद एक ऐसी सरजमीन थी जहां हर गली में इल्म के आसार और हर ईंट में गहरे राज छुपे हुए थे। दुनिया भर के सियासी, इल्मी और फलसफी लोग बगदाद को अपना मरकज मानते थे। यहाँ से फारिग शुद्धा लोग माशरे में एक अलग मकाम रखते थे। इस शहर में एक मुमताज़ फलसफी और मुंसिफ काजी नोमान का नाम शोहरत की बुलंदियों पर था। हर मसले में उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी और कोई भी फैसला उनके हुक्म के बगैर नाकाबिल कबूल होता था। बगदाद की एक कदीम गली में काजी नोमान की एक छोटी सी दरसगाह थी जहां लोग इल्म और फलसफा सीखने आते थे। आज काजी नोमान ने एक अहम फैसला किया था। वो चाहते थे कि अपने 4 शागिर्दों के इल्म और हिकमत की गहराई को नापे। उनके नज़दीक ये इम्तिहान न सिर्फ उनकी जहानत और काबिलियत का इम्तिहान था, बल्कि उनकी सलाहियतों को मुआशरती खिदमत के लिए बेहतर तौर पर तैयार करने का मौका भी था। कमरे में संजीदगी छाई हुई थी और शागिर्द अपनी नशिस्तों पर गहरे गौर व फिक्र में मुब्तला थे। काजी नौमान ने सवालात के जरिए न सिर्फ उनके इल्म को जांचने का फैसला किया, बल्कि उनके किरदार की गहराई को भी परखना चाहा। कमरे में गूंजते मकालमे जिंदगी के हकीकी मानी की परतें खोलने लगे और हर जवाब एक नई कहानी का दरवाजा खोलता चला गया। कादी नौमान ने अपने शागिर्दों के सामने एक अजीब और पेचीदा मुकदमा पेश किया। किस्सा यूं था कि एक शख्स ने मेहमानों के लिए केर तैयार की जो खुशबू और जायके में लाजवाब थी, मगर बदकिस्मती से वही खीर मेहमानों की मौत का सबब बन गई। तहकीकात से मालूम हुआ कि दूध लाते वक्त मुलाजिम ने एक चील के पंजों में फंसे सांप को देखा था और इस सांप के मुंह से जहर के चंद कतरे दूध में गिर गए थे। कादी ने शागिर्दों की तरफ गौर से देखा और कहा, यह मुकदमा सिर्फ हादसे की नौयत का नहीं, बल्कि इंसाफ, नीयत और जिम्मेदारी के उसूलों पर मबनी है। गौर करो, कसूर किसका है? क्या मालिक जिम्मेदार है, मुलाजिम, या ये महज तकदीर का फैसला है? अपनी राय दलील के साथ पेश करो। शागिर्द संजीदगी से इस गैर मामूली वाक़ये पर सोचने लगे। हर एक अपनी बसीरत के मुताबिक जवाब देने के लिए तैयार था। पहला शागिर्द एतमाद के साथ खड़ा हुआ और कहा, यह मुलाजिम की गफलत का नतीजा है। अगर वो दूध के बर्तन को डांप कर लाता तो जहर के कतरे दूध में न गिरते। उसकी लापरवाही ने मासूम जानों को मौत के घाट उतारा, लिहाजा सजावार वही है। कादी नौमान ने उसकी बात को गौर से सुना और नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी दलील में वजन है और आपका मतलब है एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गफलत को सजा का सबब बनाना उस वक्त जायज होगा जब उसका मकसद बदनीयती हो। ये मुलाजिम का जुर्म गफलत का तो है, मगर ये ऐसा गुनाह नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। पहले शागिर्द का सवाल उसके जहन के मुताबिक ठीक तो था, लेकिन गहरे जांच का मुकाबला नहीं कर सकता। काजी ने दीगर शागिर्दों की तरफ देखा, गवया उनकी राय का इंतजार कर रहे हों। दूसरा शागिर्द संजीदगी से बोला, मेरी राय में असल जिम्मेदारी मालिक पर आती है। मेहमानों की मेज़बानी में एहतियात सबसे अहम है। उसे चाहिए था कि खाने को खुद चखता ताकि किसी भी खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर उसने यह कदम उठाया होता तो यह सानहा पेश न आता। कादी नौमान ने शागिर्द की बात को तहम्मुल से सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी सोच में एक पहलू है कि मेज़बान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन क्या यह लाजमी था कि वो जहर का अंदाज़ा लगा सकता? अगर ये खाना मालिक के मौत का सबब बना होता तो फिर जिम्मेदार कौन ठहरा? नीयत और एहतियात में फ़र्क है और नीयत पर शक करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए ये दलील भी मुकम्मल नहीं। काजी ने ये दलीलें रद्द करते हुए दीगर शागिर्दों की आरा जानना चाहा। तीसरा शागिर्द अपनी जगह से उठा और पुख्ता लहजे में बोला, मेरी राय में यह महज एक कुदरती हादिसा था जिस पर किसी को इल्ज़ाम देना नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी है। मेहमानों की मौत उनकी तकदीर में लिखी थी और इस वाक़ये को किसी फ़र्द की गफलत या जिम्मेदारी से जोड़ना मुनासिब नहीं। अगर मुकद्दर की बात की जाए तो हर चीज़ तकदीर के साथ जोड़ सकता है और इसी तरह फिर किसी पर सज़ा लागू नहीं होना चाहिए। और तकदीर का जिक्र करना इंसाफ के अमल को
غیر ضروری حد تک محدود کر دیتا ہے۔ یہ دلیل بھی انصاف کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ قاضی کی نظریں اب چوتھے شاگرد کی طرف تھیں۔ چوتھا شاگرد اپنی گہرے دلائل کے ساتھ آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس واقعے کا گواہ کون ہے۔ کس نے چیل کو سانپ لے جاتے دیکھا؟ کس نے دودھ میں زہر کے قطرے گرتے دیکھے؟ اگر یہ منظر ملازم نے بیان کیا تو وہ شک کے دائرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ملازم نے اس میں زہر ڈالا ہو سکتا ہے دودھ والے نے اس میں زہر ڈالا ہو۔ اگر مالک نے یہ بیان دیا تو شک اس پر آتا ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہی قاتل ہے۔ قاضی نعمان نے اس کی بات سن کر بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے انصاف کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ واقعی حقیقی انصاف وہی کر سکتا ہے جو سوالات کی تہہ تک پہنچے، اور تم نے اس آزمائش میں کمال دکھایا ہے۔ تم ہی اس منصب کے اہل ہو۔ قاضی کا لہجہ پورے کمرے میں ایک نئے حوصلے کا پیغام دے رہا تھا، اور شاگردوں کی نظریں چمک اٹھیں۔ قاضی نعمان نے اپنے چوتھے شاگرد کی بصیرت کی داد دی اور کمرے میں بیٹھے دیگر شاگردوں کو گہرائی تک فلسفہ اور منطق کو سمجھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اسے اس کے عمل اور کردار کا بھی سچا رہنما بناتا ہے۔ لوگوں میں علم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اس دن بغداد کی گلیوں میں اس واقعے کا چرچا ہو گیا، اور لوگ نہ صرف قاضی کی حکمت کو سراہنے لگے بلکہ اس کے شاگرد کی انصاف کی بصیرت پر بھی فخر کرنے لگے اور اس کو مختلف انعامات اور اکرامات سے نوازے۔ جب قاضی نعمان بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے قابل شاگرد کو اپنا جانشین بنایا۔ اس دور میں قاضی کا فیصلہ کسی لکیر کی طرح تھا جس پر تحقیق اور مزید جانچ کرنا قانونی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے قاضی بننے کے لیے سخت ترین مسائل کا حل تلاش کرنا، اسلامی اور قانونی طور پر مسائل کو سمجھنا، اور فلسفہ و منطق کی گہری بصیرت رکھنا ضروری تھا۔ وہی لوگ قاضی کے کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہوتے تھے جو اللہ کے خوف، گہری علم، صحیح فیصلے کی صلاحیت اور اخلاقی کردار کے حامل ہوتے تھے۔ ایسے افراد نہ صرف قانونی مسائل کو سمجھتے تھے بلکہ انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں میں انسانیت اور اخلاقی اصولوں کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی کو غور سے سنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح پرانے پرسکون قصے سننا پسند کرتے ہیں